हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू आर का डॉग हाउस। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर सूरज पवार के पास में मर्सी पेट क्लिनिक, जो सोनीपत सेक्टर 14 में है। जो आपके पेट्स हैं, डॉग्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कैसे केयर करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, और आजकल जो बीमारी चल रही है पारगोन डिस्टेंपर, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अपना ज़्यादा ज़्यादा प्यार देना। तो चलते हैं मर्सी पेट क्लिनिक सोनीपत। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर का डॉग हाउस में स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मर्सी पेट क्लिनिक, जो सोनीपत सेक्टर 14 में। इसकी एक ब्रांच खरगोदा में भी है। उसके टाइमिंग आपको डॉक्टर साहब वीडियो के लास्ट में बता देंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर सूरज पवार से, जो इस क्लिनिक को रन करें। कैसे डॉक्टर साहब? अभिषेक भाई बढ़िया, ठीक ठाक। सुनाओ कैसे हो? बस सूरज भाई मैं बढ़िया हूँ। अभिषेक भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है कि हमें सबसे पहले कोई पपी परचेज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट 1, सबसे पहले 35 डेज का पपी परचेज करना है। दूसरा, हमें पपी परचेज करते समय उसके नोज़ चेक करना है कि नोज़ मॉइस्ट है कि नोज़ ड्राई है। नोज़ मॉइस्ट होगा तो मतलब पपी हेल्दी है, डॉग खेल रहा है, घूम रहा फिर रहा है, एक्टिव है नहीं है, ये चेक करना है। तीसरा पॉइंट, डॉग के लूज मोशन है या नहीं है। लूज मोशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी टेल चेक करनी है कि बेबी डॉग को लूज मोशन होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं उसके बॉडी में कहीं बैक एरिया में लूज मोशन लगे दिख जाएंगे। चौथा, डॉग बीमार होगा तो वो खाना नहीं खाएगा, सुस्त रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर जैसे कोई पपी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, जैसे पंजाब से जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह वाले हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस करते हैं, या हमें पंजाब के थ्रू या सोनीपत के थ्रू हमें अदर स्टेट्स में डॉग भेजना होता है, उसके बाद उन पपीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना होगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, किस हिसाब से उन्हें केयर करा जाए। अगर ट्रांसपोर्ट में भी भेज रहे हैं तो उससे क्या क्या मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए? ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट से पहले आपको बात का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कोई वैक्सीनेशन नहीं करनी, कोई किसी टाइप का को स्ट्रेस नहीं देना। कोशिश करना कि उसको जितना हो सके रिलैक्स प्रोवाइड करना है, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको बीच में ब्रेक करके हो सके 2-4 घंटे ट्रैवलिंग किया, थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, उसको तो बाहर घुमा दिया। कई बार क्या डॉग को ट्रैवलिंग सीखनेस होती है, इसमें डॉग को वोमिटिंग होती है, तो वो डॉग बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है कि 3-4 घंटे गैप में इसको वो करना है, प्रॉपर से टाइम टू टाइम फीड कराना है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई पपी को परचेज करता है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, तो उसे जैसे कोई भी पेट ओनर है, नया पपी लेके आता है, तो उसे कितने दिन के अंदर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, कितना टाइम पीरियड लेना चाहिए कि पपी को वो वैक्सीनेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए, पपी के ऊपर कोई किसी तरीके का मेंटली या किसी तरीके का इफेक्ट ना पड़े? ठीक है। सबसे पहले आपने पपी को 35 डेज एटलीस्ट पपी को परचेज करना है। परचेज करने के 3 to 5 डेज उसको घर में रखना है, क्योंकि आपने चेक करना है कि वो पपी ठीक है और आपके एनवायरनमेंट में साइकोलॉजिकल फिट हो जाए। दूसरा कि साइकोलॉजिकल फिट हो जाएगा। दूसरा है कि पपी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता होगा। जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि पपी मदर से सेपरेट होता है तो एक थोड़ा माइल्ड स्ट्रेस रहता है उसको, कि वो पपी दूसरे पपी के साथ खेलता भी है, मदर के साथ भी रहता है, अटैचमेंट रहती है। जैसे वो थोड़ा सा पपी मदर से सेपरेट होता है तो माइल्ड स्ट्रेस रहता है इसको। और हम क्या करते हैं कि क्लाइंट क्या करता है कि उसको तुरंत वैक्सीनेशन के लिए लेके आता है। हम ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम उसको 5 डेज तक उसके घर में रहे, उसको किसी प्रकार स्ट्रेस ना दे, उसको जितना हो सके इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करे, उसके साथ खेले, उसको प्रॉपर टाइम दे, और उसको घर से बाहर बिल्कुल ना लेके जाए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक, जब तक वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं होता है। वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड होता है, वैक्सीनेशन किस हिसाब से लगाने चाहिए, तो उसके बारे में जैसे कौन कौन से वैक्सीनेशन लगवाने चाहिए, एक रूटीन होता है कि इस टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाना, इस टाइम पे इतने टाइम में डिवॉर्मिंग करनी है, इतने वेट पे करनी है, तो उसके बारे में। फर्स्ट डिवॉर्मिंग का, डिवॉर्मिंग से पहले 25 डेज पपी हो जाता है, तो 25 डेज के बाद डिवॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब तक पपी 3 मंथ का नहीं हो जाता है, 0 से लेकर 3 मंथ, मतलब जब पपी बॉर्न हुआ, मतलब आप 25 डेज का पपी है वो आप उसका फर्स्ट डे डिवॉर्मिंग करो। हर 15 दिन में डिवॉर्मिंग करते रहो जब तक वो 3 मंथ का ना हो जाए। जब पपी 3 मंथ हो जाता है, 3 मंथ से लेकर 6 मंथ उसको हर महीने डिवॉर्मिंग करानी है।
6 मंथ से लेकर लाइफ टाइम तक उसको हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करानी है। जब पप्पी का वजन लेस देन 5 kg होता है तो हमें सिरप बेटर रहता है देने के लिए, क्योंकि ये सिरप ये होता है कि बॉडी का वेट जो टैबलेट देते हैं प्रॉपर डोज नहीं हो पाती। जब वजन 2 किलो है, 1 किलो है, 2.5 किलो है, तो वो डोज की बार ज़्यादा हो जाती है, उसमें लूज मोशन लग जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब पप्पी का वेट लेस देन 5 kg होता है तो उसको डिवॉर्मिंग सिरप प्रोवाइड करें। सिरप 1 किलो वजन पे 1 ml पिलाते हैं डिवॉर्मिंग का। जब वजन पप्पी का 5 kg या 5 kg से अबाव हो जाता है तो आप टैबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं उसको। और वैक्सीनेशन के लिए क्या करना होता है कि वैक्सीनेशन पहले कौन सी लगानी होती है, फिर उसके बाद जैसे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि मैं भी एक वो डॉग हाउस रन कर रहा हूँ, पपी टीबी किस टाइम पे लगानी होती है, फिर उसके 9-in-1 कोरोना रेबीज, उसके बूस्टर किस हिसाब से किस टाइम पीरियड पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डेज का। फर्स्ट वैक्सीन 25 डेज पे लगता है, उसके बाद बूस्टर डोज 21 डेज पे लगता है, 9-in-1 का या 7-in-1 का। उसके बाद फिर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उसको कैरन कोरोना का वैक्सीनेशन आती है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होती है, तो टाइम टू टाइम डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उसके डेट डालते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन लगते रहते हैं। सर जैसे अगर कोई भी पेट ओनर है, उससे जैसे पपी के लिए हेल्दी फूड के हिसाब से उसे क्या क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसके बाद में उसे टाइम टू टाइम जैसे ग्रूमिंग वगैरह हो गया या उसे नहलाना हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे पेट ओनर्स के साथ में होता है कि पपी छोटा होता है तो उसी टाइम वो सोचते हैं उसे नहलाते हैं, उसकी वजह से उसकी काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है। तो कम से कम कितनी एज लिमिट होनी चाहिए कि हाँ हमें उसे इतने टाइम तक ड्राई वॉश करना है और उसके बाद इतने टाइम के बाद उसे नहलाना है। ओके, सबसे पहले आप पपी परचेज करते हो, उसको 2-3 डेज के बाद उसको ड्राई बाथ कराओ, डेली ड्राई बाथ कराओ, उसको डेली भी करा सकते हो, 3 दिन बाद करो। नहलाना बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट 3 मंथ तक, 2.5 से 3 मंथ तक, क्योंकि जब भी डॉग नहाता है, नहलाते हो तो वो थोड़ा बहुत माइल्ड स्ट्रेस में आता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी इम्यून सिस्टम डाउन होता है और डॉग बीमारी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 मंथ तक पपी को बाथिंग मत कराओ, उसको अंदर ड्राई बाथ आता है, तो ड्राई बाथ उसको डेली कर सकते हो आप, नॉर्मल टावल के साथ एक ड्राई बाथ भी आता है। दूसरा, फूड का 1 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 से 15 ग्राम डॉग फूड खिलाते हैं। पपी जब भी अडोप्ट करते हो कोशिश करना उसको थोड़ा वेट फूड खिलाए, क्योंकि ड्राई फूड बच्चा उसको पता नहीं, उसको डायरेक्ट अंदर ले लेता, स्वेल कर जाता है, उसको नहीं पता कि चबाना है, कि दांत माइल्ड छोटे छोटे दांत होते हैं। तो एटलीस्ट सबसे कम से कम उसको 1 किलो वजन पे 15 ग्राम फूड लेना है, क्योंकि थोड़ा वाटर में भिगोना है, और भिगोने के बाद उसको फीड कराना है, कम से कम आधा घंटा भिगोना है। भिगोने से उसके अगर जो डॉग फूड है स्वेल हो जाएंगे, उसको हाथ से क्रश भी कर सकते हो ताकि उसको खाने में ईजी रहे। जब पपी के जब टीथ है वो जब थोड़े से बढ़ जाते हैं, 40-45 डेज़ का या 60 डेज़ का बॉक्स रहता है, आप उसको ड्राई फूड भी एज ए ड्राई फूड भी दे सकते हो, क्योंकि वो उसका वो क्रश कर सकता है और आराम से चबा सकता है। मेन प्रॉब्लम आती है जब दो पप्पी को डायरेक्ट स्वेल कर लेता है, तो उसमें कई बार डॉग को वॉमिटिंग भी हो जाती है, लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो हमें ऐसे केस में वॉमिटिंग ना लगे, लूज मोशन ना लगे, हमें उसको वेट फूड देना है। सैरलैक हो गया, सैरलैक दे सकते हो आप उसको, 1 स्कूप सैरलैक 6 स्कूप वाटर मिला के उसको डाइल्यूट करके उसको सैरलैक दे सकते हो। आप जैसे कि दही भी खिला सकते हो, दही जैसे कि मौसम के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि सर्दी है तो दही नहीं अवॉइड करनी है, और समर में आप उसको दही भी दे सकते हो थोड़ी थोड़ी करके। डॉक्टर साहब मैंने देखा है कई बार होता है कि जो छोटे पपीज़ वगैरह को या अडल्ट पपीज़ वगैरह को लोग पार्क वगैरह में स्ट्रीट्स में घुमा रहे होते हैं, उसके बाद में उन्हें काफ़ी सारी बीमारियों का सामना पड़ता है, जिसमें सबसे एक बड़ी बीमारी है पार्गो डिस्टेंपर। तो उनके लिए हमें क्या क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा, किस हिसाब से पपी केयर करनी, पपी या डॉग जो भी है उसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि हाँ ये कैट और कैट्स के थ्रू डॉग्स में आया था, तो इसके लिए चाहे कैट ओनर हो चाहे डॉग ओनर हो, तो उनके लिए उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, किस हिसाब से मेडिसिन चलानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वैक्स पारो वायरस या वायरल इन्फेक्शन आता क्यों है, हमें मतलब डॉग को किस चीज़ हमारे डॉग में पारो वायरस ना है, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए उसको घर से बाहर मत लेके जाओ, एटलीस्ट 4 मंथ तक। यदि हम प्रॉपर वैक्सीनेटेड करने के बाद उसको बाहर लेके जाते हैं तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर नेग्लिजिबल 0.01% रखते हैं आने के, वो 99.9% सेफ रहता है। हम क्या गलती करते हैं, हम उसको बाहर लेके जाते हैं वैक्सीनेशन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन के ड्यूरेशन में, या वैक्सीनेशन नहीं करवाई तब लेकर चले गए, या वैक्सीनेशन के ड्यूरेशन में आप लेकर जा रहे हो, तो वो क्या करता है प्रॉपर बच्चा इम्यूनाइज नहीं हो पाता। उस वजह से क्या होता है कि डॉग को वायरस कैरी कर लेता है और इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि जब तक पप्पी वैक्सीनेशन नहीं हो जाता उसको घर से बाहर मत लेके जाओ,
ऐसे यदि आप करते हो तो आपका पपी 99.9% वो सेफ रहता है, कोई भी चांसेस नहीं इन्फेक्शन के नहीं आने के चांसेस नहीं होते, तो हेल्दी रहेगा। ये पपी मैक्सिमम चांसेस होते हैं पारो वायरस होते हैं, लोग गलती यही करते हैं, लोग बाकी यही गलती करते हैं, उसको विदाउट वैक्सीनेशन उसको बाहर घुमा देते हैं, वो इन्फेक्शन ले लेता है। तो पारो वायरस डॉग पपी के लिए सबसे लिथल होता है, डेंजरस होता है। कि यदि डॉग का एक दो महीने का पप्पी है, यदि उसको पारो हो जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बचाने के। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने देखा है कि कई बार बड़े डॉग्स में भी ये पार्गो और डिसेंबर की बीमारी आई थी, इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन, इसका भी प्रॉपर पहला रीज़न ये है, आपने वैक्सीनेशन आपने करवाई, उसको आपने गैप रख दिया। यदि आपने हर साल वैक्सीनेशन नहीं करवाई, गैप छोड़ देते हो, तो एक रीज़न ये भी होता है। दूसरा होता है कि वैक्सीन का 100% सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वैक्सीन कई बार क्या होता है कि पीछे से जो वैक्सीनेशन आती है कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होना,